हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th का एक अगला टॉपिक लेकर आए हैं, न्यूक्लियस। तो ये क्लास 9th का सेल बायोलॉजी से एक टॉपिक है न्यूक्लियस, इसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा क्या होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले बात करेंगे इसके डिस्कवरी के। तो इसका डिस्कवरी जो किया गया था वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था 1831 में। तो डिस्कवरी बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। इसके बारे में कहा जाता है कि एक तरह का डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी होता है जो कंट्रोल करता है सेल के सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को। कहने का मतलब सेल में जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं उन सभी को कंट्रोल करने वाला कौन होता है? न्यूक्लियस। और इसके भीतर है, न्यूक्लियस के भीतर जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन पाए जाते हैं। कहने का मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब हमारे पेरेंट में पाए जाने वाला किसी भी तरह का कैरेक्टर, किसी भी तरह का हो सकता है जो हमारे पेरेंट से हमें मिलते हैं, उन सभी कैरेक्टर को क्या कहते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ पाए जाते हैं? इसी न्यूक्लियस के भीतर। तो कुछ इस तरह से इसका डेफिनेशन बना सकते हैं हम, इट इज द डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी which controls all metabolism of cell and it encloses genetic information inside it. तो कुछ इस तरह से इसका डेफिनेशन है कि कहा जाता है ये डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है जो कंट्रोल करता है सेल के सभी मेटाबॉलिज्म को। जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं सभी को कंट्रोल करता है ये न्यूक्लियस। और कहा इसके बारे में और भी कहे जाते हैं कि ये जो है इनक्लोज करके रखता है किसको? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने भीतर। तो ये जो है कुछ बातें निकल के आई कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को इनक्लोज करके रखता है या अपने भीतर रखता है। और दूसरी बात कह रहा है कि एक तरह का डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है। तो दोनों बातों को समझते हैं आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी का मतलब, तो इससे प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी का मतलब समझते हैं सबसे पहले प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी, और सेकेंड चीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इन दोनों को समझते हैं। तो प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी का मतलब क्या होता है कि आप जानते हैं कि प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है एक तरह का फ्लूइड जिसमें इंक्लूड होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। कहने का मतलब सेल के भीतर पाए जाने वाला फ्लूइड के बारे में बात कर रहा है कि जितने भी फ्लूइड होते हैं सभी को एक साथ क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। और यहाँ पर जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। अब ये जो है क्योंकि न्यूक्लियस के भीतर न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है प्रोटोप्लाज्म का एक पार्ट है, इसलिए न्यूक्लियस को भी कहा जाता है एक तरह का प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी, मतलब प्रोटोप्लाज्म का एक पार्ट या प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी। दूसरी बात क्या कर रहा है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहने का मतलब होता है एक तरह का कैरेक्टर्स। इन the form of inside the DNA, characters inside the DNA। तो जो कैरेक्टर डीएनए के भीतर पाया जाता है उसी कैरेक्टर को जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहा जाता है। और ये कैरेक्टर डीएनए में जो है पाया जाता है जीन के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ
ऑफ जीन। तो देखिए कैरेक्टर्स इनसाइड द डी इन द फॉर्म ऑफ जीन आर कॉल्ड जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है? एक तरह का कैरेक्टर जो जीन में पाया जाता है। कहने का मतलब जो है हमारे बॉडी का कई सारे कैरेक्टर्स हैं। तो जैसे हम कैरेक्टर की बात करें, कैरेक्टर्स में कई सारे हो सकते हैं, जैसे IQ लेवल, जैसे स्किन कलर, और भी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे हाइट, हमारी हाइट यानी का मतलब जो है ऑर्गेनिज्म की हाइट, और भी कुछ चीज़ें जैसे हम मान लें आई कलर। तो ये सभी कैरेक्टर्स जो है पाए जाते हैं डीएनए में, लेकिन किसके फॉर्म में? जीन के फॉर्म में। तो ये जितने भी कैरेक्टर हैं सब जीन के फॉर्म में पाए जाते हैं। कहने का मतलब IQ का जीन अलग होता है, स्किन कलर के लिए अलग जीन, हाइट के लिए अलग जीन, आई कलर के लिए अलग जीन। कहने का मतलब हर एक कैरेक्टर को के लिए अलग अलग जीन होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पेरेंट में पाए जाने वाला सभी तरह का कैरेक्टर जो हमें मिलते हैं वो हमारे बॉडी में किस फॉर्म में आते हैं? जीन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में आते हैं? जीन के फॉर्म में। तो ये बात समझ में आ गई, सारी बातें क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं हम और देखिए कुछ और चीज़ें, इसको वाइप कर देते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है कंट्रोलर कहा जाता है या डायरेक्टर कहा जाता है सेल का। इसको न्यूक्लियस को कहा जाता है कंट्रोलर ऑफ सेल। इट इज कंसिडर्ड एज कंट्रोलर ऑफ सेल। इसको क्या कहा जाता है? सेल का कंट्रोलर। कहने का मतलब सेल के भीतर कुछ भी करना है ना, कुछ भी, चाहे प्रोटीन बनाना है, चाहे सेल को डिवाइड करवाना है, चाहे हमारे बॉडी में कोई एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। कहने का मतलब चोट लग गया, उस जो है सेंस को हमारे पैर से लेकर के हमारे ब्रेन तक पहुंचाना है। ऐसे सभी काम के लिए किसी भी सेल के भीतर कोई भी एक्टिविटी हो रहा है तो सभी के सभी एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है? ये न्यूक्लियस। इसलिए कहा जाता है इसे कंट्रोलर ऑफ सेल। ठीक है, अब हम जो है इसके कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे कि ये किन किन चीज़ों से बना हुआ होता है या इसके मेन कंपोनेंट क्या क्या है। तो देखिए इधर कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के कंपोनेंट जानने के लिए जो है हम एक एक करके देखते हैं। पहले इसके स्ट्रक्चर को बना के देखते हैं। तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है। देखिए पहला मेम्ब्रेन और मैं दूसरा मेम्ब्रेन बना देता हूँ इसमें कुछ इस तरह से। तो ये जो है, लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें पोर्स पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? पोर्स। आपको भी ध्यान रखना होगा कि जो है न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन जो होते हैं जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, इसमें क्या होते हैं? कई सारे पोर्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है, आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है न्यूक्लियस का, वो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो पहला पार्ट क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब क्योंकि ये न्यूक्लियस को इन्वेलप करके रखता है, इनक्लोज करके रखता है, इसलिए इसका एक और नाम होता है न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियस का एक और नाम होता है कैरियन। क्या होता है न्यूक्लियस का एक और नाम? कैरियन। और इसलिए इसका एक और नाम है इसी के
नाम के बेसिस पे कैरियोथीका, कैरियोथीका। कैरियो का मतलब न्यूक्लियन और थीका का मतलब लेयर। तो इसका तीन नेम हो गए, किसका? इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेलप का। तो देख लीजिए इसका नाम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड की यदि बात करें तो सेकंड जो है इसमें जो है पाया जाता है लिम्फ, कहने का मतलब फ्लूइड। जो फ्लूइड इसके भीतर पाया जाता है उसको कहा जाता है न्यूक्लियर फ्लूइड या न्यूक्लियर सैप या न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसमें क्या है? सेकंड पार्ट इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये जो है न्यूक्लियोप्लाज्म है। नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें आ जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म का और भी नाम होता है न्यूक्लियर सैप। क्या होता है? न्यूक्लियर सैप। और भी इसका नाम है किस कैरियोन के बेसिस पे? कैरियोलिम्फ, कैरियोलिम्फ। तो 2-3 नेम हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर सैप और कैरियोलिम्फ। उसके बाद जो है हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है डेंस रेटिकुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है इस तरह से। इस रेटिकुलर स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्रोमैटिन फाइबर। क्या कहा जाता है इसको? क्रोमैटिन फाइबर। तो थर्ड पार्ट क्या हो गया इसका? क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर। इस क्रोमैटिन फाइबर का एक और नाम होता है क्रोमैटिन थ्रेड, क्रोमैटिन थ्रेड। उसके बाद जो है इस न्यूक्लियस का के भीतर कुछ और एक पार्ट होता है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। क्या कहा जाता है उसको? न्यूक्लियोलस। ये जो है कहीं पर भी इस तरह से एक डार्क स्पॉट के फॉर्म में पाए जाते हैं। जनरली एक न्यूक्लियस के भीतर एक ही न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं, एक न्यूक्लियस के भीतर एक ही न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हो सकते हैं, कुछ न्यूक्लियस ऐसे हो सकते हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस हो सकता है। हमने यहाँ पर एक न्यूक्लियोलस दिखाया। तो मैंने क्या बताया? एक न्यूक्लियस के भीतर जनरली एक ही न्यूक्लियोलस होता है, लेकिन कुछ न्यूक्लियस ऐसे हो सकते हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। तो इसका फोर्थ पार्ट क्या हो गया? फोर्थ कंपोनेंट न्यूक्लियोलस। तो ये 4 कंपोनेंट है न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेलप या कैरियोथीका। नेक्स्ट पार्ट इसका न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सैप या कैरियोलिम्फ। थर्ड पार्ट इसका जो थर्ड कंपोनेंट क्रोमैटिन फाइबर या क्रोमैटिन थ्रेड और फोर्थ पार्ट न्यूक्लियोलस। अब हम जो है आगे इन सभी पार्ट्स के बारे में एक-एक करके स्टडी करेंगे, सबके बारे में अलग-अलग से पढ़ेंगे। लेकिन आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है? इसको जो है आप अच्छे से नोट करेंगे और इसको समझेंगे। कोई परेशानी होगा तो आप जो है हम आपके लिए YouTube पे ही मैसेज के फॉर्म में या फिर WhatsApp पर हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है?